जय हिंद। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान विषय के अध्याय 5 की हम चर्चा करेंगे, जैव प्रक्रम। इससे पहली वाली क्लासों में हमने अध्याय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। ठीक है, इसके बाद में आपके बायोलॉजी वाला चैप्टर चलेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? फेफड़े किस तंत्र का भाग है? तो फेफड़े किस तंत्र का भाग होता है? तो ये होता है श्वसन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मानव में वृकक, वृकक को बोलते हैं किडनी, किस तंत्र का भाग होता है? तो यह उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो वो होती है आपके न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है छोटे के अंदर, याद रखना भाई। अगला देखिए, लार में उपस्थित एंजाइम। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में होता है आपके टाइलिन एंजाइम। कौन सा होगा भाई? टाइलिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, ठीक है, कौन कौन से हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, एक तो अंतःस्रावी के रूप में और एक बहिःस्रावी के रूप में। अंतःस्रावी अपन किसको कहेंगे? कि अंतःस्रावी की वे ग्रंथियां जो अपना जो स्राव है, ठीक है, अपना जो रस है वो रक्त के अंदर करें, तो वो तो होगा अंतःस्रावी। और जो वे ग्रंथियां जो अपना जो स्राव है या अपना जो रस है वो रक्त के बाहर कहीं और स्रावित करे, वो अपन उसको क्या बोलते हैं? बहिःस्रावी बोलते हैं। तो अंतःस्रावी के रूप में कौन सी होगा भाई? इंसुलिन हो जाएगा। और अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी के रूप में भी कार्य करती है, अर्थात अपना जो स्राव है वो रक्त से बाहर निकालती है। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो इसका देखो ट्रिक है, कैसे याद रखोगे? लात, LAT। ठीक है, एल से हो जाएगा लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब बात करते हैं कि लाइपेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? वो वसा का पाचन करता है। ये सारे आपके याद रखना भाई। एमाइलेज है वो किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जो ट्रिप्सिन है वो किसका पाचन करता है? वो प्रोटीन का पाचन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये दोनों ही देखो, ये आपके बड़े में भी पूछा जा सकता है कि भाई वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, हालांकि आपको तीनों याद करना है। अगला देखो, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंदर या यकृत के अंदर। अगर आपको पूछे पित्त रस पड़ा कहाँ रहता है या एकत्रित कहाँ होता है, तो वो पड़ा कहाँ रहेगा या एकत्रित कहाँ होगा? पित्ताशय के अंदर होगा। इसको आप याद कैसे रखोगे कि भाई यकृत ने जो पित्त रस बनाया, ठीक है ना, और वो पड़ा कहाँ रहेगा? मतलब पित्त का आशय घर के अंदर ही तो पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर कहाँ पड़ा रहेगा भाई? पित्त का आशय। ठीक है, आशय का मतलब होता है घर, तो पित्त के घर के अंदर ही पड़ा रहेगा, तो पित्ताशय के अंदर एकत्रित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्तदाब मापी, ठीक है, या रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। ठीक है, एक ऐसा उपकरण होता है जो कि बीपी नापने के लिए काम आती है, यहाँ इस तरफ लगाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपके। तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, ये इसका मात्रक भी याद रखना भाई। अगला क्या है? कौन सा रसायन CO2 का अवशोषण करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अवशोषण कौन करेगा? कोच साहब। ठीक है, कोच। याद कैसे रखोगे कि भाई खिलाड़ी जो होते हैं ना, उनके जो कोच होते हैं वो हमारे जितने भी CO2 है ना उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये याद करने का है। केस हो जाएगा पोटेशियम OH का हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मंड या स्टार्च। ठीक है, उसका परीक्षण किसके द्वारा करोगे? आयोडीन के माध्यम से किया जाता है। कक्षा 6 का सवाल है। अगला देखिए, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। परिभाषा पूछी जा सकती है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखी है। तो नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगला देखिए, कृत्रिम वृकक, ठीक है, किडनी, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कृत्रिम रूप से अगर आप निकाल रहे हो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायलाइसिस कहते हैं। अगला क्या है?
पादपों में उत्सर्जन जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है कि पादप क्या करता है, जल के रूप में क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 148। क्या कहता है ये 148? सवर्णी ऊतक कौन कौन से होते हैं? सवर्णी का मतलब क्या होता है? संवहन करने वाला, सवहन, वहन का मतलब ले जाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो ऊतक होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जाइलम होगा और एक फ्लोएम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पादपों में जल का वहन मतलब जल को ले जाने वाला, ठीक है, कौन होगा भाई? जाइलम ऊतक हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि जाइलम, ठीक है, जाइलम, जाइलम किसका करता है भाई? जल, जाइलम से जल याद रख लेना। और अगर आपको दूसरा कौन सा हो जाएगा? पादपों में भोजन, ये भी भोजन ले जाने वाला काम कौन करता है? तो ये फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम से कैसे याद रखोगे? फूड, और भाई फ्लोएम से फूड निकल रहा है, जाइलम से जल निकल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों आपको एक साथ याद हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 151 क्या कहता है? पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, ठीक है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। कैसे याद रखोगे कि भाई जो सेंट की जो शीशी होती है उसमें सांद्रता ज्यादा है, ठीक है, आपने जैसे उसको प्रेस किया तो अधिक सांद्रता, उसमें सांद्रता ज्यादा थी तो वो कमरे के अंदर आ गई, मतलब ये कम सांद्रता की ओर आ गई। ठीक है, गैस की टंकी है उसमें सांद्रता ज्यादा है, मतलब उसमें बहुत सारा भरा हुआ है, और जैसे ये गैस लीकेज हुई तो वो पूरे कमरे में के अंदर फैल गई। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, याद रखोगे थोड़ा सा। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कि भाई स्वपोषी है ना, देखो इसको मैं समझा देता हूँ। स्वपोषी मतलब वे प्राणी या वे प्राणी होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो जो जैसे पौधा है तो पौधे के लिए एक तो जल आवश्यक है, वो जड़ से क्या करेगा? जल का अवशोषण करेगा। फिर उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। फिर उसकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, और वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 है, तो ये चारों की मदद से वो क्या कर देगा? अपना भोजन बना लेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखोगे भाई, चारों की जरूरत पड़ेगी। अगला है पौधे होते हैं ना, वो भोजन को किस रूप में बनाते हैं? तो पौधे किस रूप में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाएंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाया जाता है, ठीक है, पौधे के द्वारा। अगला क्या है? पौधे जो होते हैं ना वो अपना अतिरिक्त भोजन, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उन्होंने जो भोजन बनाया है, अतिरिक्त भोजन मतलब एक्स्ट्रा जो भोजन है, उसको किस रूप में संचित करते हैं? तो स्टोर किस रूप में रखेंगे? वो मंड या स्टार्च के रूप में क्या करेंगे? स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, और अगर बात कर ले कि मानव जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपना जो भोजन है, हम भी भोजन बनाते हैं, तो वो हम स्टोर किस रूप में करते हैं? हम करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, दोनों याद रखोगे। क्या याद रखोगे कि पौधे किस रूप में भोजन को स्टोर करेंगे? मंड या स्टार्च के रूप में, और हम लोग या फिर मानव है वो किस रूप में करेंगे? ग्लाइकोजन के रूप में करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, एक कोशिकीय जीव के नाम बताइए। एकदम आसान सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होंगे? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये दोनों आप एकदम याद रख लोगे। किन जीवों में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर होता है? कि भाई भोज्य पदार्थों का जो विघटन है उनका शरीर से बाहर होगा, फफूंदी के अंदर होगा, यीस्ट में होगा, मशरूम और कवक। ठीक है, ये चारों आप याद रखोगे। कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो कवक क्या करते हैं? जो फफूंदी होती है वो क्या करते हैं? अपना जो भोजन है वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मनुष्य के अंत परजीवियों के नाम बताइए। कि भाई वे परजीवी जो उसके अंदर पाए जाते हैं, मानव सॉरी मानव के अंदर जो अंदर की ओर पाए जाते हैं, कौन कौन से होंगे भाई? फीताकृमि होगा। इस फीता, जैसे फीता देखा आपने, टेलर काम लेता है उस तरह की आकृति होती है। और एक होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया एक मच्छर है, उसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, उसके लार में क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, जो कि क्या है? मलेरिया का क्या है? परजीवी है। ठीक है, अगला है कीट भक्षी पादप। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कौन कौन सा हो जाएगा भाई? गटपर्णी हो जाएगा और ड्रोसेरा हो जाएगा। अगला देखिए, परजीवी के उदाहरण लिखिए। तो परजीवी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो एक तो जूं हमारे बालों के अंदर होती है, वो जूं हमारे ऊपर निर्भर है, और एक है अमरबेल।
ठीक है, ये पौधे के ऊपर होती है। ठीक है, ये तो हमारे ऊपर हो गई, ये पौधे के ऊपर हो गया, अमरवेल हो गया। अगला देखिए, स्वतंत्र में अंगुलिनुमा पर्वत जो भोजन का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होगा। जो हमारी आंत है, ठीक है, उसमें अंगुली नुमा पर्वत होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम बोलते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। भोजन का जो अवशोषण है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा होता है। यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। अगला देखिए, पौधों में क्या दे रखा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में संपन्न होती है? तो किस में संपन्न होगी? हरित लवक में संपन्न होगी। ठीक है, पौधे अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक में संपन्न होती है। ठीक है, अगला देखिए, रुधिर से मूत्र का पृथक्करण। ठीक है, मूत्र का जो पृथक्करण है वो किसके द्वारा होता है? वृक्क या किडनी के द्वारा होता है। देखो, किडनी क्या करती है? जो नलिका है, ठीक है ना, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ आया हुआ है, ठीक है ना, तो वो रुधिर क्या करेगा? देखो, किडनी क्या करती है? रुधिर को अलग कर देगी और मूत्र को अलग कर देगी। मूत्र को तो बाहर निकाल देगी और रुधिर को वापस आगे की ओर भेज दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा होगा? वृक्क के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान रखना। अगला है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से, ठीक है, उत्पन्न एटीपी की संख्या कितनी होती है? तो 38 होती है वायवीय श्वसन में। ठीक है, याद रखना भाई, किसकी बात कर रहा है? वायवीय श्वसन में। ठीक है, तो ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी की निर्माण होगा? 38 का निर्माण हो जाएगा। और शोषण, शोषण नहीं, यहाँ पर श्वसन है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो एटीपी के रूप में संचित होगी। ठीक है, किस रूप में संचित होगी भाई? एटीपी के रूप में श्वसन क्रिया जो होती है ना, उसमें संपन्न हो जाएगी। अगला है, रुधिर में विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहता है? क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे रुधिर का परिवहन होता है। ठीक है, तो शरीर से विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अगर रुधिर का हो रहा है तो रुधिर का परिवहन हो जाएगा। तो रुधिर आपका परिवहन हो जाएगा, सीधी सी परिभाषा है। पत्तियों में रंध्रों के खुलने और बंद होना ये किसके द्वारा किया जाता है? द्वार कोशिका। ठीक है, द्वार कोशिका के द्वारा रंध्र खुलते हैं, रंध्र बंद होते हैं। ठीक है, अगला है, माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। कि भाई माँ से भ्रूण में जो पोषण जाता है ना, वो किसके द्वारा जाता है? अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा का उपयोग लिखिए। ठीक है, अगला है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों का ऊपर की ओर चढ़ना। देखो, जड़ होती है ना, उसमें हमने पानी डाला, पानी के साथ साथ जो कुछ मिनरल भी उसके अंदर उसमें मिल जाते हैं और वो एक तरह से रस बन जाता है। और रस क्या होती है? ऊपर की ओर बढ़ता है। और रस ऊपर की ओर बढ़ता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? रसारोहण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, छोटा सा तरीका याद रखने का। अगला प्रश्न क्या है? 171, मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? एक तो वृक्क, किडनी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है, जो कि यूरिया, देखो वृक्क क्या करेगा? मूत्र का छानने का। यकृत क्या करेगा? यूरिया का जो होता है, यूरिया को अलग करेगा। ठीक है, त्वचा पसीना के द्वारा करेगा। और फेफड़े क्या करेगा? CO2, जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, अगला क्या है? रक्त का लाल रंग, ठीक है, किसके कारण होता है? सबको पता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, एक बार थोड़ा सा देख लेना भाई। पादपों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? भाई, पादपों की जो पत्तियों का जो हरा रंग है वो पर्णहरित के कारण होता है। और ये पर्णहरित को अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहा जाता है। और इनके अंदर क्या होता है भाई? मैग्नीशियम की मात्रा होती है। ठीक है, पत्तियों के अंदर जो होती है ना, वो मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जिसके कारण वो क्लोरोफिल उसमें उपस्थित होता है। अगला है, कौन सा यंत्र हृदय गति को नियमित करता है? तो हृदय गति को नियमित कौन करेगा? पेसमेकर। ठीक है, एक हृदय के अंदर एक मशीन सी लगती है, पेसमेकर। अगर किसी का हृदय में अगर कोई गड़बड़ हो तो वो अलग से मशीन लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न संख्या 175 क्या कह रहा है? सवर्णी उत्तक कौन कौन से हैं? तो सवर्णी उत्तक कौन कौन से हो जाएंगे भाई? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये वापस आ गए एक बार। रेजिन व गोंद, ठीक है, पादपों के किस भाग में संचित होते हैं? तो रेजिन और गोंद कहाँ पर होंगे भाई? पुराने जाइलम में। ठीक है, तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, जिसमें हमारा अध्याय 6 होगा, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।